राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम उत्पादन तथा लागत के विषय में पढ़ेंगे। हम पिछले क्लास में उत्पादन फलन के बारे में पढ़ रहे थे। उत्पादन फलन को हम दो रूप में स्टडी कर सकते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। आज हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन फलन या फिर इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। जल्दी से हम रिवाइज अगर करना चाहें तो उत्पादन फलन क्या होता है? यह इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच के फलनात्मक संबंध या फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, इसको अगर हम एक सूत्र या फॉर्मूला के रूप में दिखाना चाहें तो Qx इज अ फंक्शन ऑफ A, B, C, D एंड सो ऑन। तो Qx हो गया, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? आउटपुट को, यानी वस्तु X का उत्पादन। और ये फंक्शनल रिलेशनशिप को दिखाता है F, और A, B, C, D ये सब क्या है? आपके इनपुट्स। तो बेसिकली इनपुट्स और आउटपुट के बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप को उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन दर्शाता है। ये दो तरीके का था, एक है आपका अल्पकालीन या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म में हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था, हमने उसमें परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसमें हमने क्या पढ़ा था? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि अल्पकाल में कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, लेकिन दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म वो समयावधि है जिसमें हमें एक बहुत लंबा समय अंतराल मिलता है। प्रोड्यूसर को अच्छा खासा समय मिलता है जिस दौरान वह अपने उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकता है। तो दीर्घकाल में जितने भी साधन हैं वो कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। तो इसमें आपका जो लॉ है वो क्या है? पैमाने के प्रतिफल, या इसको हम बोल सकते हैं रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इसमें पैमाना ही बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सारे के सारे परिवर्तनशील हैं या वेरिएबल हैं। तो जब सभी परिवर्तनशील हैं तो क्या होगा? पैमाना, प्रोडक्शन का जो स्केल है वो चेंज होता है इसमें। ठीक है, तो आज के क्लास में हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम पैमाने के प्रतिफल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पैमाने के प्रतिफलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल या फिर रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इसको क्या हम बोलेंगे? रिटर्न्स टू अ स्केल। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल तीन प्रकार के होते हैं या तीन सिचुएशंस का सामना एक प्रोड्यूसर को दीर्घकाल में करना पड़ता है। सबसे पहला है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। ठीक, दूसरा है पैमाने के स्थिर प्रतिफल।
और तीसरा है पैमाने के घटते प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल ये बताते हैं कि जैसे जैसे जो इनपुट्स हैं वो जिस मात्रा में बढ़ाई जाती हैं उससे ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोडक्शन या आउटपुट प्राप्त होता है। अगर इसको हम एक चित्र के माध्यम से बताएं तो y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। x एक्सिस पे हम साधनों को लेंगे, फैक्टर्स को लेंगे, ठीक, और y एक्सिस पे हम किसको दिखाएंगे? प्रोडक्शन को, है ना, यानी कि आउटपुट को दिखाएंगे। यहाँ इनपुट और यहाँ आउटपुट, ठीक। अब मान लीजिए इनिशियल सिचुएशन में ये इनिशियल सिचुएशन है, इसमें OQ इतना हम आउटपुट हमको मिल रहा था और OF1 इतना इनपुट्स लगाने पर हमें इतना आउटपुट मिल रहा था, ठीक है। अभी क्या हुआ कि हमने इनपुट जो है वो 10% इंक्रीज किया। इनपुट कितना इंक्रीज किया? 10%, ठीक है। मान लीजिए 10% इंक्रीज कर रहे हैं हम इनपुट्स को, लेकिन इसकी वजह से आउटपुट में 15% की वृद्धि हो जाए, ठीक है। आउटपुट में जो वृद्धि हो वो 15% की हो जाए। ये चेंज कितना हुआ? 10% का। लेकिन उत्पादन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई या परिवर्तन हुआ? 15% का, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे, ये सप्लाई को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसमें चित्र को देखने से साफ स्पष्ट है कि यदि हम उत्पादन में, मतलब जो उत्पादन के साधन जो हम लगा रहे हैं, इनपुट्स जो हम लगा रहे हैं, वो हमने उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? 10% की। लेकिन उसकी वजह से उत्पादन हमारा कितना बढ़ गया है? 15%। तो इसका मतलब हुआ कि ये सिचुएशन हमें ये बताती है कि हमें किस तरह का उत्पादन प्राप्त हो रहा है या किस तरह के प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं। तो ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की सिचुएशन है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जिस रेशियो में, जिस अनुपात में आप इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में आपका आउटपुट भी बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए एक्स एक्सिस पे हमने उत्पादन के साधन या फैक्टर्स लिए और वाई में हमने आउटपुट लिया, यानी कि मान लीजिए इसको हम क्यू से डिनोट कर देते हैं उत्पादन को, ठीक है। इनिशियल सिचुएशन में आपका उत्पादन का स्तर ये था। अभी क्या हुआ? हमने 10% इंक्रीज किया इनपुट्स को। कितना इंक्रीज हुआ है? 10%। और 10% ही आपका आउटपुट भी बढ़े, ठीक है। 10% इनपुट्स बढ़ाने से अगर आउटपुट में भी 10% की ही बढ़ोतरी होती है तो उसे बोला जाता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल, है ना। और तीसरी सिचुएशन है जिसे हम पैमाने के घटते प्रतिफल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये इनिशियल सिचुएशन है आपके उत्पादन की और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने जो इनपुट्स हैं वो बढ़ा रहे हैं 15%, मान लीजिए 15% आपने इनपुट्स इंक्रीज किए, लेकिन आपका प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ 10% ही इंक्रीज हुआ। तो आप ये देख रहे हैं कि आपने इनपुट्स ज़्यादा लगाई हैं, है ना, लेकिन आपको उत्पादन कम प्राप्त हो रहा है उसके अनुपात में। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे पैमाने के घटते हुए प्रतिफल, ठीक है। तो आपका सप्लाई
ग्राफ इस तरीके से जाएगा। तो ये 3 सिचुएशन हमें ये बताती हैं कि किसी पैमाने के प्रतिफल में किसी भी प्रोड्यूसर को 3 सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल भी प्राप्त हो सकते हैं, स्थिर प्रतिफल भी प्राप्त हो सकते हैं और घटते प्रतिफल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इन प्रतिफलों के प्राप्त होने के कारण क्या हैं? क्यों प्रोड्यूसर को कभी बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं, कभी स्थिर मिलते हैं या कभी घटते मिलते हैं? तो इसका कारण है कि ये जो प्रतिफल हैं ये कुछ पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियों की वजह से होता है ना। यदि पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियां दोनों आपस में बराबर हैं तो स्थिर प्रतिफल होंगे, लेकिन अगर बचतें ज़्यादा हैं और हानियां कम हैं तो बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होंगे। लेकिन यदि हानियां ज़्यादा हो रही हैं और लाभ हमें या बचतें जो हैं वो कम हो रही हैं तो घटते प्रतिफल प्राप्त होंगे। तो अभी हम इसके बाद ये एक्सप्लेन करने के बाद अभी हम चर्चा करेंगे कि ये पैमाने की बचतें या पैमाने की हानियां क्या होती हैं। पैमाने के जो प्रतिफल हैं कभी हमें बढ़ते हुए मिलते हैं, कभी स्थिर और कभी घटते। तो इनका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसमें हमें पैमाने की कुछ बचतें प्राप्त होती हैं और कभी कभी पैमाने की हानियां। तो पैमाने की बचतें क्या होती हैं, सबसे पहले हम उसको डील करेंगे, ठीक है। पैमाने की बचतें यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। जो जब उत्पादन किया जाता है तो उस उत्पादन के क्रम में प्रोड्यूसर या उत्पादक को कभी कभी कुछ बचतें प्राप्त होती हैं। वो बचतें क्या होती हैं इसको हम अभी स्टडी करेंगे। ये बचतें 2 तरह की होती हैं, एक आंतरिक बचतें और एक बाह्य बचतें, इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है। 2 तरह की बचतें हैं, पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक बचतें एंड बाह्य बचतें, इसे हम इंटरनल इकोनॉमीज कहते हैं और इसे हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं या बचतें किस तरीके से प्राप्त होती हैं? आंतरिक बचतों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल पर तो क्या होता है, श्रम विभाजन किया जाता है ना। श्रम विभाजन मतलब हम कोई भी अगर कोई प्लांट्स शुरू करते हैं तो उसमें अगर हम जितने भी तरह के लेबर को अगर लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, काम का बंटवारा करते हैं, श्रमिकों का विभाजन करते हैं कि इसको पर्टिकुलर सेक्शन को एक काम दिया जाता है, फिर दूसरे सेक्शन के लिए दूसरा काम होता है। जैसे कि एक कंपनी में आपका प्रोडक्शन यूनिट है अगर, तो प्रोडक्शन यूनिट अलग होगी, पैकेजिंग के लिए अलग लोग होंगे, ठीक है, उसका क्वालिटी कंट्रोल के लिए अलग लोग होंगे, मार्केटिंग के लिए अलग लोग होंगे, सेल्स अलग डिपार्टमेंट अलग देख रहा होगा, फाइनेंस अलग होगा, एचआरए अलग होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जब भी कोई बड़ा कॉरपोरेट कोई भी बिजनेस या फर्म को खड़ा करता है तो वो क्या करता है, जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं, जो श्रमिक हैं, उनका वो विभाजन करता है ना, कि कहाँ पर किस तरह का काम लिया जाएगा। तो जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है श्रमिक, उसको उस क्षेत्र की धीरे धीरे वो जब रिपीटेडली उसी वर्क को बार बार दोहराता है या बार बार वो काम करता है तो उसमें उसको स्पेशलाइजेशन भी मिल जाता है, ठीक है। तो वो काम जो है वो ज़्यादा स्मूथली और इजीली होने लगता है। हो सकता है कि प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो भी एक्सेलरेट हो जाए और वो तेज़ी से काम होने लगे। जितना काम पहले होता था, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए शर्ट बनाना है, ठीक है, शर्ट बन रही है। तो शर्ट बनाने के लिए अगर श्रम का विभाजन कर दिया जाए कि कुछ लोग कटिंग का काम करें, है ना, कुछ लोग स्टिचिंग का काम करें, कुछ लोग उसमें जो बटन लगाते हैं वो काम करें, फिर कुछ लोग उसकी पैकेजिंग करें, तो क्या होगा, ये काम की जो गति है वो तेज़ हो जाएगी। जैसे किसी को अगर कटिंग करनी है, फटाफट उसने कटिंग की और उसके बाद उसने आगे शिफ्ट कर दिया। अगर एक ही व्यक्ति को पूरी कंप्लीट शर्ट अगर बनानी हो तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले वो सिजर्स लेगा, कटिंग करेगा, मेजरमेंट करेगा, फिर उसके बाद में मशीन पे लेके जाएगा, धागा लगाएगा, तो थोड़ा
टाइम लगेगा, उसको एक काम से दूसरे काम की तरफ शिफ्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर हम टीम वर्क बना लें, अलग अलग टीम्स, तो वो क्या होगा, वो काम जो है वो तेज़ी से होने लगेगा, हमारा प्रोडक्शन की जो मात्रा है, उत्पादन की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी। तो श्रम विभाजन और श्रम के विशिष्टीकरण से, स्पेशलाइजेशन की वजह से आंतरिक बचतें जो हैं वो प्राप्त होने लगती हैं। तो पहली चीज़ हुआ हमारा श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की बचतें। तो इसमें पहली चीज़ है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की बचते। तो ऐसा करने से क्या होगा, काम हमारा तेजी से होगा। दूसरी आंतरिक बचत क्या है, आपकी तकनीकी बचतें। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, तकनीकी बचतें। तो ये तकनीकी बचतें या टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज, ये क्या होती हैं, जब कोई भी प्लांट स्टार्ट होता है तो उसमें किसी ना किसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वर्तमान में दोनों तरह की श्रम गहन तकनीक और पूंजी गहन तकनीक, यानी कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, दोनों तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल श्रमिकों का इस्तेमाल होता है, मशीनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। तो जब भी प्रोडक्शन होगा तो भारत जैसे विकासशील देश में, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे जैसे विकासशील देश में लेबर जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, इसलिए हम लेबर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको पूरे वर्ल्ड के साथ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, हमें वर्ल्ड के साथ compete करना है, तो हमें टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ता है। तो मशीनरी भी रहेगी और श्रमिक भी रहेंगे। तो क्या होता है, जब आप मशीन लाते हैं और प्रोडक्शन शुरू करते हैं, तो शुरू में आपकी जो वो मशीन है वो नई है ना, टेक्नोलॉजी नई है, उसमें जब श्रमिक काम करते हैं तो क्या होता है, प्लांट की, जो हमारा प्लांट है या जो मशीनरी है, उसकी अनुकूलतम क्षमता का इस्तेमाल होने लगता है। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है हमें वो ज़्यादा प्राप्त होता है। तो सबसे पहला क्या बात इसमें है कि प्लांट का अनुकूलतम प्रयोग कर पाते हैं हम, है ना, फुल्लर कैपेसिटी का, प्लांट की फुल्लर कैपेसिटी का इस्तेमाल होने से हमें आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वेस्टेज नहीं होता है। तो पहली चीज़ हुई आपकी इसके अंतर्गत प्लांट का अनुकूलतम प्रयोग। ठीक है, अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम, है ना, उसकी फुलर कैपेसिटी जो है उसका यूटिलाइजेशन हम कर पाते हैं। इसके अलावा अविभाज्य साधनों का पूरा प्रयोग कर पाते हैं। कुछ ऐसे साधन होते हैं जो अविभाज्य हैं, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे साधन हैं, मशीन्स हैं, हमारे उपकरणस हैं, टूल्स हैं, इनका भी क्या होता है, फुल्लर कैपेसिटी का हम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, यानी कि अविभाज्य साधनों का पूर्ण उपयोग। अविभाज्य साधनों का पूर्ण प्रयोग। तो जितने भी हमारी मशीन्स हैं, है ना, इनको तो हम ब्रेक नहीं कर सकते ना, या कुछ ऐसे आप देखते होंगे, आपने आजकल तो बहुत तरह की मशीन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। आपने कभी देखा भी होगा, वीडियोस में भी दिखाते हैं कि मैगी अगर बन रही है लेट से, तो पूरा प्रोसेस, या फिर लेस का चिप्स जो है वो पूरा प्रोसेस दिखाते हैं किस तरीके से बन रहा है, कि पहले आलू है वो धुल रहा है, फिर उसके बाद वो वहाँ से अगली मशीन में ऑटोमेटिकली वो स्लिप करके आगे जाता है, वहाँ पर फिर वो उसकी पूरा कवर, उसको छीला जाता है, फिर उसके स्लाइस किए जाते हैं, फिर उसको हल्का बॉयल किया जाता है। तो इस तरीके से वो मशीन जो है एक बहुत लार्ज स्केल पर रहती है और अलग अलग काम करती है। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो उस मशीन की मान लो कैपेसिटी जितनी है, एक बार में मान लीजिए वो 1 टन आलू
के चिप्स बना सकती है। तो अगर आप 50 टन डाल रहे हो तो 50 टन का तो आपका वेस्टेज हो जा रहा है ना। तो शुरुआत में जब आप फुलर कैपेसिटी का इस्तेमाल हम करते हैं तो क्या होता है, हमें पैमाने के बढ़ते प्रतिफल मिलने लगते हैं, यानी कि आंतरिक बचतें हमें प्राप्त होने लगती हैं। उसके अलावा उत्पादन प्रक्रिया में बचे पदार्थों का भी हम प्रयोग करके कोई नया प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा है नए उत्पादन प्रक्रिया में बचे पदार्थों से नए उत्पाद को बनाना। जब प्रोडक्शन की प्रक्रिया में मान लीजिए आप जैसे वनस्पति घी जो बनता है ना, उसमें आपका जो बाय प्रोडक्ट है जो बचता है वेस्ट, उससे आगे साबुन भी बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक नया प्रोडक्ट आया। आपने साबुन बनाना उस कंपनी का उद्देश्य नहीं था, उस कंपनी का उद्देश्य बनाना क्या उद्देश्य था कि वो वनस्पति घी बनाएगी, है ना, ऑयल बनाएगी, लेकिन उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो उसने क्या किया, साबुन बना लिया उसके बचे हुए पदार्थ से। तो इस तरीके से जब आप कुछ नया इनोवेटिव नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता है। मतलब आप घी तो बना ही रहे हैं, ऑयल वनस्पति ऑयल बन ही रहा है, उसके साथ साथ में साबुन भी बन रहा है या डिटर्जेंट भी बन रहा है। उसके बाद आता है विपणन की बचतें। इसके अलावा इसमें हमें विपणन की बचतें प्राप्त होती हैं। विपणन यानी कि मार्केटिंग। केवल उत्पादन कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पादन को बाजार में बेचना ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो मार्केटिंग से संबंधित बचतें, जैसे कि जब सेल प्रमोशन जिसे बोलते हैं, एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री, या फिर बाय 1 गेट 1 बाय 2 गेट 1 फ्री, या फिर आप 50 मतलब उस प्रोडक्ट में 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। मार्केटिंग के लिए जो नई स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं और उन नई स्ट्रैटेजीज़ के तहत अगर हमारी सेल बढ़ जाती है, प्रोड्यूसर्स की सेल में अचानक से इजाफा हो जाता है, तो उससे भी उसको विपणन संबंधी बचतें प्राप्त होती हैं, उसका सेल बढ़ता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, अगला है वित्तीय बचतें। कोई भी कंपनी अंदर इंटरनली जो भी कॉस्ट आ रही है उसको अगर वो बेहतर प्लानिंग के तहत बचतों में बदल सके तो उसे वित्तीय बचतें कहते हैं। कॉस्ट कटिंग करना, है ना, अननेसेसरली वेस्टेजेस को कम करना, ये सब अगर करती है कोई कंपनी, कोई फर्म, तो उससे उसको फ़ायदा मिलता है और उसकी बचतें बढ़ती हैं। तो इस तरीके से ये सब आंतरिक बचतों के बारे में हमने जाना। इसी तरीके से बाह्य बचतें भी प्राप्त होती हैं जिससे कि उस फर्म को लाभ मिलता है। वो बाह्य बचतें क्या हैं? सबसे पहले बाह्य बचत के रूप में हम देख सकते हैं सस्ता श्रमिक। सस्ता श्रमिक आपको कब प्राप्त होता है? जब किसी क्षेत्र विशेष में कोई इंडस्ट्री या कोई उद्योग विकसित हो जाता है। जैसे कि आईटी सेक्टर के लिए बेंगलुरु, जूट इंडस्ट्री के लिए वेस्ट बंगाल, बिहार के भी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं जैसे अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब में वेस्ट जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जूट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर। और कॉटन इंडस्ट्रीज़ आपकी महाराष्ट्र, गुजरात वाले एरिया में मिलती हैं। तो जहाँ पर जिस उद्योग से संबंधित फर्म्स खोली जाती हैं वहाँ पर चूँकि एक हब बन जाता है तो वहाँ पर प्रोड्यूसर्स को श्रमिक जो हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते मिलने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे श्रमिक वहाँ चले जाते हैं। जैसे यहाँ से बहुत सारे बिहार से लोग कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए महाराष्ट्र, गुजरात वाले इलाकों में जाते हैं।
ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, उन्हें प्रोड्यूसर्स को सस्ते श्रमिक मिलने लगते हैं, कम मजदूरी पर उनको श्रमिक मिलते हैं, जिससे कि उनको बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। दूसरा, सस्ता परिवहन एवं संचार। दूसरा, सस्ता परिवहन एवं संचार। इंडस्ट्री के विकास होने के कारण जितने भी परिवहन से संबंधित जो फर्म्स हैं छोटी छोटी, वो सब वहाँ चली जाती हैं उस क्षेत्र में, और उन्हें सस्ती रेट में उनको परिवहन फैसिलिटीज़ देने लगती हैं, संचार फैसिलिटीज़ मिलने लगती हैं, जिससे कि उनकी कॉस्ट जो है वो कम होती है और बाह्य रूप बचत उनको प्राप्त होती है। वित्तीय संस्थाओं का विकास होने की वजह से इसके अलावा सस्ता ऋण भी मिल पाता है। सस्ता ऋण मिलने का कारण क्या है कि उस क्षेत्र में बहुत सारी फर्म्स आ गई हैं। कोई इंडस्ट्री अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर विकसित हो जाए तो बहुत सारी फर्म्स वहाँ खुल जाती हैं, और सभी फर्म्स को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऋण की आवश्यकता होती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो जाकर वहाँ पर उनको सस्ता ऋण उपलब्ध कराने में मददगार साबित होते हैं। तो इस तरीके से बाह्य बचत के रूप में उन्हें सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चा माल जो है वो उत्पादकों को प्राप्त होने लगता है, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारी फर्म्स हैं, तो जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी आसानी होती है कि एक ही जगह जाके उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, एक जगह पर वो अपना माल पहुंचाते हैं और वहीं से फिर वो फर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या फिर फर्म्स वहाँ से ले भी लेती हैं कच्चा माल। तो इस तरीके से ये सब के कारण प्रोड्यूसर्स को बाह्य बचतें और आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं। कभी कभी ये जो बचतें हैं, है ना, ये हानियों में भी बदलती हैं, यानी कि प्रोड्यूसर को हमेशा पैमाने की बचतें ही नहीं मिलती हैं, बल्कि पैमाने की हानियों का भी सामना करना पड़ता है। उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। आंतरिक पैमाने की हानियां। ठीक है, ये भी दो रूप में है, आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक हानियां वह हानियां हैं जो एक प्लांट के अंदर, उस फर्म के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। वो क्या होती हैं, जैसे जैसे प्लांट का साइज बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो प्लांट का साइज बढ़ता है। साइज बढ़ना का मतलब इनपुट्स भी ज़्यादा लगते हैं, हम आपके प्रोडक्शन बढ़ने लगता है तो इनपुट्स आपको ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, श्रमिकों की संख्या बढ़ती है, आपका स्टाफ बढ़ता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, उसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से जो पहले प्लांट का अनुकूलतम प्रयोग हो पा रहा था वो अब असंभव होने लगता है। असंभव नहीं कहना गलत होगा, मतलब वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज। ठीक है, जिस वजह से क्या होने लगता है, हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ने लगती है और बचतें हमारी कम होने लगती हैं, और जितना भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका भी कुशलतम प्रयोग नहीं हो पाता, उतना उसको देख नहीं पाते हैं। बहुत बड़ा जब प्लांट का साइज होता है तो छोटी छोटी हर चीज़ को नोटिस करना डिफ़िकल्ट होता है। बाह्य हानियाँ क्या होती हैं कि जब कोई क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री ज़्यादा विकसित हो जाती है, ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि जो श्रमिक जो पहले हमको सस्ता मिल रहे थे, अब उन्हीं श्रमिकों की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने से क्या होता है, अब वही श्रमिक अब महंगी दर पर मिलने लगते हैं, जिस वजह से लागत जो है वो बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से एक
फर्म को दो सिचुएशंस देखनी पड़ती हैं, कभी उसे पैमाने के बचतें प्राप्त होती हैं तो कभी पैमाने की हानियां प्राप्त होती हैं। बचतें आंतरिक और बाह्य होती हैं जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। उसी तरीके से हानियां भी दो रूप में होती हैं, आंतरिक और बाह्य। प्लांट के अंदर आंतरिक हानियां और प्लांट के बाहर इंडस्ट्री के विकसित होने की वजह से जो कॉस्ट बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है लेबर की, उस वजह से बाह्य हानियां प्राप्त होने लगती हैं। अब हम जल्दी से इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है ना? कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, कुल व्यय का, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन फलन की जब हमने बात की थी तभी हमने कहा था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ ए, बी, सी एंड डी, यानी आउटपुट और इनपुट का। ठीक है, तो कीमत से उत्पादन फलन का कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी उत्पत्ति के साधन, यानी ये फैक्टर्स या इनपुट्स की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्पत्ति के साधन। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? ये जो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो घटने लगता है, ये इसका कारण क्या है, क्यों ये होता है? पहला, साधन सीमित है। सही बात है, साधन सीमित है, इसलिए हम एक साधन को दूसरे साधन से कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा, साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, ये भी सही है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। ऑप्शन सी, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अ और ब दोनों। अगला क्वेश्चन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए, मांग के नियम से, ऑप्शन बी, उत्पत्ति वृद्धि नियम से, ऑप्शन सी, पैमाने के प्रतिफल नियम से, ऑप्शन डी, भूमि मांग की लोच से। तो इसका राइट आंसर है आपका पैमाने के प्रतिफल नियम से। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध पैमाने के प्रतिफल नियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, इसका अगर इसको सूत्र के अनुसार या फॉर्मूला के रूप में दर्शाएं तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? QX इज इक्वल्स टू PX, QX इज इक्वल्स टू FABCD, जो हमने स्क्रीन पर भी लिखा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? अगर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन की बात हम करें तो इसमें क्या क्या होता है? स्थिर साधन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, परिवर्तनशील साधन, ऑप्शन सी, और ब दोनों, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधनों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते चूंकि समय बहुत कम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अ और ब दोनों। नेक्स्ट है, जब औसत उत्पाद यानी कि एपी अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन कितना होगा? जब एपी आपका मैक्सिमम है तो एमपी क्या होगा? औसत उत्पाद के समान होगा, औसत उत्पाद से कम होगा, औसत उत्पाद से अधिक होगा, या डी, उपयुक्त में से कोई भी हो सकता है। आपका जब हमने एक डायग्राम बनाया था क्लास में जिसमें हम टीपी, एपी और एमपी तीनों की को कंपेयर कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि जब एपी जो होता है वो मैक्सिमम होगा, जिस समय सर्वाधिक होगा, उस समय एमपी जो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, यानी कि वो औसत उत्पाद से कम होता है। ऑप्शन बी। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम किस चीज से संबंधित है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए अल्पकाल से, ऑप्शन बी दीर्घकाल से, ऑप्शन सी अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों से, ऑप्शन डी अति दीर्घकाल से। तो इसका राइट आंसर है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है वो अल्पकाल या शॉर्ट रन से रिलेटेड होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आप सबने हम
कुछ क्वेश्चंस का हमने हेल्प ली थी ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीके का है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में परिवर्तनशील अनुपात का नियम और लॉन्ग रन में पैमाने के प्रतिफल। तो इस तरीके से मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।